आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित है हमारा आपेक्षिकता का सिद्धांत। आपेक्षिकता का सिद्धांत इस सिद्धांत के दो भाग है। पहला है आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, दूसरा है आपेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत। आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत पहले दिया गया था 1905 में आइंस्टीन ने दिया था। ये सारे गतिशील निर्देश तंत्रों में पिंडों के व्यवहार से संबंध रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी पिंडों की निरपेक्ष गति का अध्ययन करना था। फिर बाद में आइंस्टीन को पता चला कि आइंस्टीन ने कई प्रयोगों के परिणामों की व्याख्या करते समय ये ज्ञात किया कि स्थिर निर्देश फ्रेम मुक्त आकाश में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हर एक निर्देश तंत्र किसी दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष गति कर रहा है। तो 1915 में आइंस्टीन ने गुरुत्वीय क्षेत्रों की उपस्थिति तथा त्वरण के प्रभाव को ध्यान में रखकर अपने इस सिद्धांत को व्यापक रूप दिया। इसे आपेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत कहा, यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कहा। इस सिद्धांत का मुख्य आधार क्या था? तुल्यता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। किसका है आधार है इसका सिद्धांत का? आपेक्षिकता के सिद्धांत का मुख्य आधार है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है इसकी डेफिनेशन? कि प्रकृति के नियमों की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र तथा त्वरित निर्देश तंत्र में अंतर स्थापित करना असंभव हो जाए। यानी फिजिक्स में इस सिद्धांत का ये मानना था कि फिजिक्स में हम जो भी नियम बनाते हैं वो हर निर्देश तंत्र में लागू होने चाहिए और हर दूसरे निर्देश तंत्र में उसका मान चेंज नहीं होना चाहिए। बस यही वे चाहते थे कि फिजिक्स के नियमों को कुछ इस तरीके से निर्देशित किया जाए कि जो फिजिक्स के नियम है वो गति पर निर्भर न हो। इसके बाद माइकलसन मोर्ले का प्रयोग है। माइकलसन मोर्ले का फेमस प्रयोग है। इसमें ईथर की परिकल्पना की गई थी। इस परिकल्पना के अनुसार प्रकाश तरंगे काल्पनिक प्रकाशवाही ईथर माध्यम में गति करते हैं। ये इसका मूल आधार था। इसमें दो कंसेप्ट दिए गए थे कि ये जो पिंड है, गतिशील पिंड अपने साथ ईथर को या तो घसीटते हैं और उसके फलत इनकी गति होती है, या फिर दूसरा कंसेप्ट जो इसके साथ में दिया गया था वो ये था, यदि पिंड स्थिर ईथर माध्यम में गति करते हैं, यानी गतिमान पिंड अपने साथ में ईथर को अगर नहीं घसीटते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप निरपेक्ष ईथर तथा पिंड के मध्य सापेक्ष गति होगी और पिंड की सापेक्ष गति प्रकाश के वेग में परिवर्तन करेगी, जिससे प्रकाशीय घटना को डिटेक्ट हम कर लेंगे। माइकलसन मोर्ले का जो प्रयोग है, इस प्रयोग का ये डायग्राम है। इस डायग्राम से हम समझेंगे इस डायग्राम को किस तरीके से माना गया था। जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अनुसार ही इसको डायग्राम को रखा गया था। जैसे सन है, सन से एक लेंस से छनकर लाइट जाती है। ये सोर्स से लाइट आ रही है पी प्लेट पर। यहाँ पी प्लेट पर लाइट आने के बाद लाइट दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक लाइट जाएगी यहाँ पर M1 की तरफ और दूसरी लाइट जाएगी आपकी M2 की तरफ। M1 की तरफ E पॉइंट है, M2 की तरफ B पॉइंट है। क्योंकि पृथ्वी क्या होती है, एग्जैक्ट गोल नहीं होती है, इसलिए M1 जो है वो यहाँ से O से M1 की दूरी O से M2 की दूरी के बराबर है। मगर पृथ्वी गोल ना हो कि हल्की सी यहाँ से क्या होती है, चपटी होती है। इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो M2 डैश है ये हमारा पॉइंट होगा पृथ्वी के लिए। यहाँ पर इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए O से B बिंदु की दूरी के बीच में हम एक प्लेट लगा देंगे C, इसको प्रतिकारी C प्लेट लगा देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस इसकी वजह से कवर हो जाएगा और यहाँ से जो रे जाती है P से A की ओर, फिर A से वापस लौट कर आती है और यहाँ से जो प्लेट से आधी जो किरणें हैं वो B बिंदु की ओर जाती है जहाँ पे M2 मिरर लगा है। इस मिरर से वापस लौट कर आती है। तो ये M1 से लौट कर आने वाली परावर्तित किरणें और M2 से लौट कर आने वाली परावर्तित किरणें जब P प्लेट पर मिलती है तो यहाँ पर हमें फ्रिंजें मिलती है वृत्ताकार रूप की। इन फ्रिंजों का डिटेक्शन किसके द्वारा होता है? टी टेलीस्कोप से होता है। ये इसकी मैकेनिक्स है। आपको पता होना चाहिए कि ये मैकेनिक्स किस तरह काम करती है। प्लेट P के समान मोटे तथा पदार्थ की एक अन्य प्लेट C इसके समानांतर रखते ताकि OM1 और OM2 की वास्तविक दूरी बराबर होने के साथ साथ उनकी प्रकाशीय दूरी भी बराबर हो जाए।
संपूर्ण उपकरण पारे के कुंड में तैरता हुआ रहता है ताकि इसे ऊर्ध्वाधर अक्ष पर यथेष्ट घूर्णन कराया जा सके। अब हम ओ बी पॉइंट की बात करेंगे कि ये जो बीच वाला पॉइंट था, ओ पॉइंट, जहाँ पर पी प्लेट रखी हुई थी, यहाँ से लेके बी की दूरी अगर हम डी मान के चले, सी प्रकाश का वेग है और इसके साथ में अगर पृथ्वी भी इस ओर गति कर रही है, ठीक है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति कर रही है, उसे वी अगर पृथ्वी की गति का वेग अगर हम मान के चलते हैं, तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो प्रकाश का वेग, वो क्या कहलाएगा, सी माइनस वी हम मानेंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगी सी माइनस वी और वापस अपोजिट डायरेक्शन में लौट के आएगी तो सी प्लस वी, और डी यहाँ पर डिस्टेंस है। तो प्रकाश की किरण को ओ से बी बिंदु तक जाने में, M2 मिरर तक जाने में और M2 मिरर से परावर्तित होकर वापस ओ बिंदु तक आने में लगने वाला समय हमने क्या लिया है, T1 लिया है। डी अपॉन सी माइनस वी प्लस डी अपॉन सी प्लस वी, सी माइनस वी जाने का वेग बी बिंदु तक और सी प्लस वी वापस लौटकर आने का वेग, ओ से बी की दूरी डी, ओ से बी पॉइंट की दूरी डी। तो इसका रिजल्ट हमारे पास में क्या आएगा, T1। T1 की वैल्यू 2D अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पर इनको उच्च घातों को नगण्य मान लेंगे तो T1 की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, 2D बाय सी आएगी। अब ये तो था इस डायरेक्शन में कि पृथ्वी की, जिस डायरेक्शन में पृथ्वी मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में पृथ्वी की गति है, उसी डायरेक्शन में हमने T1 टाइम निकाला है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण इस तरफ जो टाइम T2 निकला है, इधर जो M1 पॉइंट पर किरण गई थी, उसके लिए यहाँ से हम T2 टाइम निकालेंगे। यहाँ M2 था, इसके लिए T1 और M1 के लिए T2 हम टाइम निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर कैलकुलेशन है और ये डायग्राम है। ये डायग्राम समझेंगे हम पहले। यहाँ से पी प्लेट से एक किरण गई है। जब ये किरण यहाँ से निकलती है और ये पहुँचती है, ये यहाँ के लिए, इसको जाना है M1 के लिए। जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाहती है, उससे पहले क्या है, पृथ्वी भी इस डायरेक्शन में v वेग से गति करेगी। तो किरण यहाँ से निकलेगी, तब तक ए की जो पोजीशन है वो कहाँ हो जाएगी, ए डैश तक हो जाएगी। उसमें लगने वाला समय T21। v वेलोसिटी कौन सी है, ये जिससे पृथ्वी की गति हो रही है आगे की तरफ। ठीक है, जब ये किरण यहाँ से लौटकर वापस ओ पॉइंट तक आएगी, तब तक इस ओ की स्थिति, नई स्थिति क्या होगी, ओ डैश हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट P से ए डैश प्लस ए डैश से ओ डैश तक पहुँचने में लगने वाला समय हमको निकालना है, और वो समय हमारे पास में क्या होगा, T2 होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम T1 निकालेंगे कि T21 यहाँ से यहाँ तक ए डैश तक, ओ से ए डैश तक पहुँचने का समय D अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से ए डैश से ओ डैश तक पहुँचने का समय सेम होगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। T22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, D अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। दोनों का सम क्या हो जाएगा, T2 टाइम इक्वल्स टू T21 प्लस T22। दोनों को ऐड करेंगे तो 2D अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। उच्च घातों को द्विपद प्रमेय से अगर हम नगण्य करते तो हमारे पास में T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2D बाय सी आ जाएगी। ठीक है, ये कौन सा टाइम है, दो तरीके से किरण गई है हमारे पास में, ये T2 टाइम है और T1 टाइम हमने पहले निकाला है। तो दोनों टाइम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसकी कैलकुलेशन हम अगर आगे करेंगे, किरण को जिस दिशा में पृथ्वी गति कर रही है उसमें लगने वाला समय और जिस दिशा में घूर्णन कर रही है उसमें लगने वाले समय में जो समयांतर है, वो समयांतर हम डेल टी से यहाँ निकालेंगे तो T2 माइनस T1 होगा। ठीक है, वो T2 माइनस T1 की वैल्यू 2D बाई सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2D बाई सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में डेल टी की वैल्यू आएगी डी वी स्क्वायर अपॉन डी वी
2 से 2 कैंसिल, dv² अपॉन c क्यूब। यह समयांतर निम्न पथांतर के तुल्य होगा। तो पथांतर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू सी इंटू डेल टी, सी और डेल टी की वैल्यू हम रखेंगे dv² अपॉन सी क्यूब, dv² अपॉन सी क्यूब, 1c से 1c कैंसिल, और हमारे पास पथांतर की वैल्यू क्या आ जाएगी, dv² अपॉन c²। अब दूरदर्शी टी द्वारा व्यतिकरण प्रतिरूप देखने के पश्चात संपूर्ण उपकरण को अगर हम 90 डिग्री के एंगल से घुमा देंगे तो जो OB वाला पथ है वो A के अनुसार हो जाएगा, जो A वाला है वो OB की जगह चला जाएगा। तो पथांतर में कोई चेंज नहीं आएगा और टोटल पथांतर की वैल्यू हमारे पास वही आएगी डेल एक्स, और टोटल पथांतर जो होगा 90 डिग्री से पहले और बाद वाला वो कितना हो जाएगा 2dx। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2 इंटू dx की वैल्यू dv² अपॉन c²। चूंकि कुल पथांतर वैसे कितना होता है n लैम्डा होता है, जहाँ पर n क्या है फ्रिंजों की संख्या। अब ये फ्रिंजों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो n इक्वल्स टू 2dv² अपॉन लैम्डा c²। माइकलसन मोर्ले के प्रयोग में यहाँ पर d की वैल्यू 11 मीटर रखी गई थी, लैम्डा की 5890 इंटू 10⁻⁻10 मीटर रखा गया था। पृथ्वी का रेखीय वेग v इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड और c जो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड था। ये सारी कैलकुलेशन जब हम n के इसमें रखेंगे फॉर्मूला में तो हमारे पास में n की वैल्यू आनी चाहिए 0.37। ठीक है, यानी उपकरण को 90 डिग्री घुमाने से भी फ्रिंजों का जो विस्थापन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 0.37 होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। यानी ये जो प्रैक्टिकल है वो सफल नहीं रहा। इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे, क्या क्या इसकी कमियां रही, वो बाद में निकाली गई। कि ईथर कर्षण, जब पृथ्वी ईथर माध्यम में गति करती है तो वह अपने साथ ईथर को घसीटती है। ठीक है, इससे ईथर तथा पृथ्वी के मध्य सापेक्ष गति नहीं होगी और प्रकाश का वेग सभी दिशाओं में समान होगा, परंतु यह व्याख्या एब्रेशन ऑफ अ स्टार को नहीं समझा सकी, इसलिए यह परिकल्पना वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार नहीं की गई। इसमें क्या माना गया कि जो c है प्रकाश का वेग जो पृथ्वी की दिशा में लिया था हमने, वो क्या ले लिया था c माइनस वी ले लिया था। पृथ्वी की दिशा में वेग यहाँ पर हमने क्या लिया था, इधर देखिए प्रैक्टिकल में c माइनस वी पृथ्वी की दिशा में ले लिया था और वापस लौटते टाइम अपोजिट डायरेक्शन में c प्लस वी ले लिया था, जबकि ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में इससे फिट्सगेराल्ड और लॉरेंज संकुचन भी, इसकी भी व्याख्या नहीं हो पाई। इनके अनुसार ईथर की गति की दिशा के अनुदिश सभी द्रव्य पिंडों की लंबाई में कितना होना चाहिए 1/1 - v² अपन c² के अनुपात में। यदि संकुचन होना माना जाए तो नकारात्मक परिणाम की व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि इस प्रकार के संकुचन होने पर व्यक्तिकरण मापी की भुजाओं में संकुचन होगा तथा दोनों प्रकाश किरणों के पथ समान हो जाएंगे, जिसके कारण कोई पथांतर होगा। इसलिए व्यतिकरण फ्रिंजों में कोई विस्थापन प्राप्त नहीं होगा, परंतु प्रायोगिक रूप से यह संकुचन ज्ञात ही नहीं हो पाया, इसलिए इस परिकल्पना पर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। ईथर के अस्तित्व की अवधारणा ही क्या हो गई, अर्थहीन हो गई। इस संकल्पना का उपयोग कर ईथर के अस्तित्व की अवधारणा को ही अर्थहीन माना। इसका संकल्प था कि आइंस्टीन ने आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत द्वारा इस प्रयोग के नकारात्मक परिणामों की सफलतापूर्वक व्याख्या कर दी। ये जो रिजल्ट हमने माना था कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है उसमें ईथर में ये समस्त ग्रह घूम रहे हैं, ये अवधारणा ही अर्थहीन हो गई। उसके बाद में आइंस्टीन ने अपना आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत और उसके बाद जो जनरल सिद्धांत निकाला उसमें इसके सारे रिजल्ट्स की व्याख्या इन्होंने कर दी। आपेक्षिकता के सिद्धांत में 2 पोस्टुलेट्स दिए। पहला पोस्टुलेट्स तो क्या दिया कि मुक्ताकाश में घटित भौतिक घटनाओं के लिए सभी नियम परस्पर नियत सापेक्ष वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में समान होते हैं। यानी फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती है उनके मूलभूत फिजिक्स के सभी नियम सभी निर्देश तंत्रों में समान होते हैं। और दूसरा पोस्टुलेट क्या था
कि प्रकाश का जो वेग है वो सभी निर्देश तंत्रों में समान रहता है। यह वेग न तो दिशा पर निर्भर करता है, न ही किसी प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करता है और न ही प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। तो इन सब चीज़ों को व्याख्या करने के लिए सेकंड जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में जो समीकरणों की व्याख्या करने के लिए हमारे पास आए वो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण हमें निकालने हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।